जरा सोचिए, सिर्फ 7 दिन और 70 से भी ज्यादा बड़ी बड़ी खबरें, उनको समझना कैसा होगा। राष्ट्रीय पुरस्कारों से लेकर दुनिया में हो रहे जियोपॉलिटिकल बदलावों तक जनवरी का आखिरी हफ्ता सच में एक तूफान जैसा था। तो असली सवाल ये है कि इतने शोर शराबे के बीच वो कौन सी बातें हैं जो आने वाले कल के लिए सच में मायने रखती हैं। बिल्कुल। तो हम आम सुर्खियों और उन कहानियों में फर्क कैसे करें जो वाकई आने वाले साल की दिशा तय करेंगी? आज हम उस हफ्ते की हर परत को खोल कर देखेंगे ताकि उन मेन ट्रेंड्स को पहचान सकें जिन्होंने उसे असल में डिफाइन किया। इस सब को आसानी से समझने के लिए हमने इस हफ्ते को इन 4 बड़े थीम्स में बांट दिया है। आप इसे घटनाओं के इस मुश्किल जाल से गुजरने के लिए हमारा एक रोड मैप समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे अहम पहलू से, राष्ट्रीय गौरव। देखिए, गणतंत्र दिवस वाले इस हफ्ते में भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य शक्ति ही नहीं दिखाई, बल्कि अपने हीरोज और अपनी पहचान को बहुत ही सार्थक तरीकों से सम्मानित भी किया। परेड के इस शानदार मंच पर जो अवार्ड्स मिलते हैं वो सिर्फ शो के लिए नहीं होते। महाराष्ट्र की झांकी का बेस्ट चुना जाना, जिसकी थीम आत्मनिर्भरता थी, ये देश की आर्थिक प्राथमिकताओं की तरफ इशारा करता है। ठीक उसी तरह भारतीय नौसेना और दिल्ली पुलिस को जो सम्मान मिला, वो उस अनुशासन और उत्कृष्टता को दिखाता है जिसे देश अपनी सेनाओं में बहुत महत्व देता है। अब बात करते हैं एक ऐसे सम्मान की जो बिल्कुल अलग ही लेवल पर है, अशोक चक्र। ये कोई मामूली मेडल नहीं है, ये शांति के समय में वीरता के लिए दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, जो उन साहसिक कामों के लिए दिया जाता है जो युद्ध के मैदान से भी कहीं आगे होते हैं। और इस साल ये सम्मान मिला ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत के एम्बिशियस अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक पायनियरिंग भूमिका निभाई। ये उस हिम्मत और खोज की भावना का प्रतीक है जिसे देश सितारों तक पहुंचाना चाहता है। लेकिन सम्मान का ये सिलसिला सिर्फ किसी एक व्यक्ति के वीरता तक ही सीमित नहीं था, ये पूरे देश में फैला हुआ था। इस हफ्ते का एक नंबर जो याद रखने लायक है वो है 131। और ये चार्ट सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं है, ये भारत के टैलेंट की एक खूबसूरत तस्वीर है। खासकर 113 पद्मश्री पुरस्कार, ये उन गुमनाम हीरोज को सम्मान दे रहा है जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं। इससे ये साबित होता है कि महानता देश के हर कोने में बसती है। तो जश्न की बातों से आगे बढ़कर अब एक्शन की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सरकारें नई नीतियों और समझौतों के साथ भविष्य को आकार देने में व्यस्त थीं। ये स्लाइड भारत में गवर्नेंस की विविधता को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ केरला एक स्टेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम देकर बायोटेक्नोलॉजी के भविष्य की ओर देख रहा है, जिससे वैज्ञानिक रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी ओर पंजाब देश का पहला डॉग सेंचुरी बनाकर एक बहुत ही जरूरी और जमीनी सामाजिक समस्या को हल कर रहा है। देखा आपने, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के दो बिल्कुल अलग लेकिन उतने ही जरूरी दृष्टिकोण। सभी सौदों की जननी। किसी ट्रेड एग्रीमेंट के लिए ये काफी बड़ा नाम है ना? तो आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? असल में ये समझौता दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापारिक रुकावटों को दूर करने का लक्ष्य रखता है। जरा सोचिए, भारतीय प्रोडक्ट्स को यूरोप में आसान पहुंच और यूरोपियन प्रोडक्ट्स को भारत में। ये तो बड़े बड़े उद्योगों के लिए गेम चेंजर हो सकता है और आने वाले सालों में ग्लोबल सप्लाई चेन्स को पूरी तरह से बदल सकता है। और ये बड़ी ट्रेड डील हमें सीधे हमारे तीसरे विषय पर ले जाती है, विश्व मंच पर भारत की भूमिका। क्योंकि आप जानते हैं, व्यापार तो जियोपॉलिटिकल पजल का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है। ये कोई आम डिप्लोमेटिक मुलाकात से कहीं ज्यादा है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र आज ग्लोबल स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का सेंटर पॉइंट है। अब स्पेन जैसी एक यूरोपियन शक्ति को अपनी पहल में शामिल करके भारत एक स्वतंत्र और खुले क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा मोर्चा बना रहा है, जिससे एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उसकी स्थिति और भी मजबूत होती है। लेकिन जहां एक और भारत गठबंधन बना रहा था, वहीं दुनिया की एक और बड़ी शक्ति ने एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया। एक ऐसा रास्ता जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का पूरा नक्शा ही बदल सकता है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का WHO और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय निकायों से हटने का फैसला कोई अकेली घटना नहीं है। ये ग्लोबल पॉलिसी में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत देता है। इससे विश्व मंच पर लीडरशिप की एक खाली जगह बन सकती है, जिसे भारत सहित दूसरे राष्ट्र भरने के लिए तैयार हो सकते हैं।
और आखिर में चलिए राजनीति और कूटनीति से हटकर इंसानी उपलब्धियों की दुनिया में गोता लगाते हैं, खेल के रिकॉर्ड से लेकर सांस्कृतिक अजूबों और वैज्ञानिक सफलताओं तक। इस हफ्ते खेल का इतिहास फिर से लिखा गया। पीवी सिंधु ने सिर्फ एक मैच नहीं जीता, उन्होंने एक बैरियर तोड़ा। 5000 करियर जीत तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। वहीं टेनिस में नोवाक जोकोविच ने निरंतरता और दबदबे का एक ऐसा मील का पत्थर हासिल किया जो लगभग अमानवीय लगता है। यही वो पल होते हैं जो एक विरासत को परिभाषित करते हैं। बिजनेस की दुनिया में हमें साल का पहला यूनिकॉर्न मिला, जब जैस्पे जैसी कंपनी साल की शुरुआत में ही $1 अरब के मूल्यांकन तक पहुंच जाती है, तो ये भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक अविश्वसनीय रूप से पॉजिटिव संकेत है। ये बताता है कि निवेश और इनोवेशन अभी भी पूरे जोरों पर हैं। और ये तो सच में कुछ जादुई है। मेघालय के जीवित जड़ों वाले पुल, इन्हें बनाया नहीं जाता, इन्हें उगाया जाता है। ये प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर सदियों के स्वदेशी ज्ञान का प्रमाण है। यूनेस्को के लिए उनका नॉमिनेशन इस बात की पहचान है कि कुछ सबसे गहरे इनोवेशन हमेशा तकनीकी नहीं होते, बल्कि जैविक होते हैं। ये हफ्ता इतना एक्शन पैक था कि हर चीज पर गहराई से जाना असंभव है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण क्षण है। इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे पुरानी रॉक आर्ट की खोज। ये हमें मानव इतिहास में बहुत बहुत पीछे ले जाती है। और फिर एक दुखद खबर भी आई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया, जो एक बहुत बड़ी क्षति थी। और वैश्विक मोर्चे पर एक ऐतिहासिक पहली बार भी हुआ। रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच शांति वार्ता पहली बार आबू धाबी में आयोजित की गई। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। तो दिल्ली में राष्ट्रीय गौरव से लेकर वॉशिंगटन में शक्ति संतुलन में बदलाव तक, इस 7 दिनों के सफर के बाद आखिरी सवाल ये बचता है, क्या ये हफ्ता एक असामान्य घटना थी या ये 2026 के बाकी हिस्सों की एक प्रस्तावना? ये उस दुनिया के बारे में क्या कहता है जिसका हम निर्माण कर रहे हैं?